हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सीरीज चल रहा है प्रीलिम्स पर्पस से, उसमें एक कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू किया था। उसका मैप भी लगा हुआ है यहाँ पर। उसी कड़ी को हमें आज बढ़ाना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली कड़ी को ही आज बढ़ाना है। तो कल कुछ बेसिक बातों को हमने बताया था कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी कल की चर्चा में कुछ बेसिक बातें हुई थी, जिसमें हमने पहले इसका काल बताया, फिर इसका नाम बताया, फिर इसमें इस सभ्यता में किस प्रजाति के लोग रहते थे इसकी चर्चा की, और फिर इसके उद्भव की चर्चा किया था। तो काल में आपने देखा, नाम में देखा कि कई नाम इसके लिए है, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। तो हमने कहा था कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि इतिहासकारों ने विभिन्न नाम दिए हैं। तो उसमें कल हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा की सभ्यता होना चाहिए, इसलिए कि प्रारंभ में जब सिंधु घाटी के क्षेत्र में उत्खनन हुए और वहां से जो प्लेसेस मिले, उस आधार पर इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया गया था। लेकिन बाद के समय में जब उत्खनन हुए तो ये देखा गया कि जो इसके बाकी जो नगर मिले, जो क्षेत्र मिले, वो सिंधु घाटी से बाहर के क्षेत्रों में अधिक मिले थे। अर्थात वर्तमान में हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो टोटल जितने प्लेसेस, जितने स्थल के उत्खनन हुए, उनमें से लगभग 80% प्लेसेस जो हैं, स्थल है, वो सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर है, और रेस्ट 20% क्षेत्र जो है वही जाकर के सिंधु घाटी के क्षेत्र में है। तो इसका मतलब ये हुआ, तब इतिहासकारों ने कहा कि यह तो नाम अब उचित नहीं होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा। तो एक परंपरा इतिहास में है कि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई हुई उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाए। और इसीलिए चूंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, और इसलिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम इतिहासकारों ने कहा कि हड़प्पा की सभ्यता होनी चाहिए। तो ये इस पर हमने चर्चा किया था। प्रजाति में हमने कहा था कि इसकी जो अधिकांश जो प्रजाति थे वो भूमध्य सागरीय थे। इसके अतिरिक्त प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, अल्पाइन, मंगोलाइड, ये इस प्रजाति के लोग भी यहाँ पर रहते थे। और उद्भव में हमने दो मत की चर्चा किया था, एक विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा देशी उत्पत्ति का मत। इन दोनों को हमने बताया और लास्ट में यह कहा कि इसका अगर हम देशी उत्पत्ति के मत पर जाते हैं तो वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा उत्पत्ति संबंधी मत में। अब इसके जो आगे टॉपिक, इस टॉपिक के आगे जो हम चर्चा करेंगे कि इसके प्रमुख नगर की, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में चूंकि नगरों की संख्या, तो जो स्थल पाए गए हैं, प्रमुख नगर नहीं लिखे इसको, अगर हम लिखे प्रमुख स्थल तो ज्यादा उपयुक्त होगा। तो 400 से ऊपर स्थल की खोज अभी तक हो गई है, लेकिन माना जाता है कि 6 स्थल जो थे इसके प्रमुख थे। उसमें नंबर 1 है सबसे पहले हड़प्पा। तो इसकी मतलब जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। उन्नीस 1922 ईस्वी में इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। उसके बाद आता है चन्हुदड़ो। 1931 ईस्वी में इसकी खोज एनजी मजुमदार अर्थात ननी गोपाल मजुमदार ने किया था। उसके बाद कालीबंगा। 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। उसके बाद आता है लोथल। इसकी भी खोज 1953 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। इसके बाद आता है
बनवाली 1973 ईस्वी में इसकी खोज आर.एस. विस्ट ने किया था। और उसके बाद आता है धौलावीरा। ठीक है, तो 1990-92 में धौलावीरा की भी खोज आर.एस. विस्ट ने ही किया था। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो चूंकि हमने कहा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल अभी तक जो जानकारी हुई लगभग 400, आगे पीछे भी हो सकता है, चूंकि ये फैक्चुअल है, रोज खोज हो रहा है। उन जितने भी स्थल मिली उन स्थलों में ये 7 जो स्थल है ये प्रमुख स्थल हड़प्पा के माने जाते हैं। और इसकी खोज कब और किसके द्वारा हुई ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जानना जरूरी है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हम आते हैं। ठीक है, यहां पर एक एक करके अब आते हैं इस टॉपिक के बाद जो हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसका जो हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है। और अगर इसकी सीमा की बात करें, हम सीमा की बात करें, नेक्स्ट जो है इसकी अगर हम सीमा की बात करें तो आप देखिए कि इसमें सीमा में अर्थात इसके सर्वाधिक उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कौन सा स्थल है। तो उत्तर में आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक उत्तर में, मैप में ही आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक उत्तर में जो क्षेत्र है वो मांडा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, मांडा है। दक्षिण में जो इसका क्षेत्र है वो दक्षिण में इसका क्षेत्र है, सर्वाधिक दक्षिण सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है वो दायमाबाद है। ठीक है, ये थोड़ा यहां पर लिखा नहीं है, ये क्योंकि गुजरात का क्षेत्र है, इसके नीचे यहां पर ये महाराष्ट्र है। तो यहीं पर सर्वाधिक दक्षिण का क्षेत्र इसका दायमाबाद में है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके सर्वाधिक पूर्व का जो क्षेत्र है, ठीक है, पूर्व का जो क्षेत्र है वह पूर्व का क्षेत्र इसका जो है आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका भी उल्लेख नहीं है। तो अगर हम इस मैप को हम आधार मानते हैं, ठीक है ना, तो इस मैप को अगर आधार मानते हैं तो ये यहां पर चलाता है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है यहां चलाता है कि हम कहें कि इसका पूर्वी भाग जो है कहां पर आ गया है, आलमगीरपुर में। और सर्वाधिक पश्चिमी भाग जो है वो है सुतका गेंडोर। ठीक है, ये आप मैप में देख रहे हैं, ये सुतका गेंडोर ये सर्वाधिक पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इस हड़प्पा सभ्यता के अगर सीमा रेखा अगर हम बात करें, सीमा का निर्धारण करें कि सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र कौन है, दक्षिणी क्षेत्र कौन है, पूर्वी क्षेत्र कौन है और पश्चिमी क्षेत्र कौन है, तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। अब देखिए ये तो आपने देखा, अब देखिए इसमें टॉपिक को जो अब आगे बढ़ाना है, अब आगे जो कुछ हड़प्पा की बेसिक बातों को बताने के बाद
अब आगे हम इस रूप में टॉपिक की चर्चा करेंगे। मतलब अब जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर अब हम चर्चा करेंगे हड़प्पा की प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, चारों स्थितियों की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की क्या कारण थे, और इस पतन से पहले हम एक और टॉपिक की चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। सब टॉपिक की चर्चा, पूरे टॉपिक जब चर्चा हो जाएगी तो लास्ट में इसकी विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। चलिए उसके बाद फिर हम पतन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक कर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पहले हमने कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र जो होता है, ये दोनों क्षेत्र जो है, इसके लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। अर्थात ये क्षेत्र वैचारिक क्षेत्र होता है और वैचारिक क्षेत्र के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी हम इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि हड़प्पा सभ्यता के विषय में कहा जाता है कि इस हड़प्पा सभ्यता के में अभिलेख तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन वह अभी तक अपठित है। तो लिखित प्रमाण तो है, हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख मिला है, हड़प्पा के लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन वह अभी तक अपठित है। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उन साक्ष्यों के आधार पर, चूंकि बहुत बेहतर पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, और उस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इस काल के प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना कि देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ एक अनुमान पर आधारित है। अर्थात जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उन साक्ष्यों से क्या बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है भविष्य में हड़प्पा की लिपि पढ़ ली जाए और उसके बाद इसके इतिहास में परिवर्तन आ जाए। जब लिपि पढ़ ली जाएगी तो हो सकता है निश्चित रूप से कुछ इतिहास में परिवर्तन होगा। अभी तो इतिहासकारों ने पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो बेहतर अनुमान हो सकता है, उस अनुमान के आधार पर इतिहास को लिखा है, और उसी चीज को हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक एक टॉपिक, सब टॉपिक को लेके चलेंगे। इसमें आपके प्रमुख स्थल भी आ जाएंगे, किस स्थल से किस चीज की हमें जानकारी मिली है, क्या मिला उस स्थल पे, उसकी जानकारी हो जाएगी। तो एक एक चीज को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा काल के प्रशासनिक स्थिति पर। अब देखिए, प्रशासनिक स्थिति की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हड़प्पा काल में जो चारों ओर व्यवस्था देखी गई, उससे ऐसा लगता है कि सभी स्थलों का जब उत्खनन हुआ और उन स्थलों की जब स्थिति देखी, उन स्थलों पर जो भी साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया गया, यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा काल में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। हड़प्पा काल में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब देखिए कि यह जो सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी, हम कहते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है, किस आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। इसके लिए देखिए, हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में हड़प्पा के नगरों में दुर्ग का साक्ष्य मिला, अर्थात नगरों का दुर्गीकरण हुआ था। ठीक है, प्रत्येक नगर दो भागों में बटे होते थे। एक को कहा गया नगर टीला, दूसरे को कहा गया था दुर्ग टीला। नगर टीला में समाज के सामान्य लोग, नगर के सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग टीला में शासक वर्ग के लोग, अधिकारी वर्ग के लोग रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि आज वर्तमान के संदर्भ से अगर हम उसकी तुलना करें, तो वर्तमान के संदर्भ से तुलना करते हैं तो यह लगता है कि जिस प्रकार से वर्तमान में या हड़प्पा के बाद के कालों में हम देखते हैं कि प्रशासनिक वर्ग के लोगों के लिए, शासक वर्ग के लोगों के लिए अलग क्षेत्र बने होते थे जहां पर वो निवास करते थे, और सामान्य जनता के लिए अलग क्षेत्र बने हुए थे। तो यह जो डिवीजन हुआ, दुर्गों का साक्ष्य मिला, उससे साफ अनुमान लगाया गया कि
कि हड़प्पा काल में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। नगर का दुर्गीकरण किया गया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार से खतरा है। एक प्राकृतिक खतरा था कि प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से नगर असुरक्षित हो गया था, इस कारण से दुर्गीकरण हुआ। दूसरी बात यहां पर हम कहते हैं कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए भी लोगों ने क्या किया होगा, इस समय में अपने नगर को दुर्गीकृत किया होगा। तो चूंकि आज हम देखते हैं कि बाद के संदर्भ में, बाद के कालों में, कि अगर कहीं पर सुव्यवस्थित व्यवस्था चल रही है तो इस प्रकार के चीजों का अवशेष वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। तो वर्तमान से तुलना किया गया तो यह लगा दुर्ग के साक्ष्य से कि निश्चित रूप से वहां की व्यवस्था सुव्यवस्थित रही होगी। दूसरी बात, यहां पर मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं सभागार मिला। अब मोहनजोदड़ो में जो सभागार मिला, इससे क्या अनुमान लगाएगा? उस सभागार की वर्तमान चीजों से अगर तुलना करते हैं, वर्तमान उपयोगिता के आधार पर अगर हम बात करें, तो आज हम देखते हैं कि हमारे शासक वर्ग अर्थात जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो नीति निर्धारक हुए हैं, समाज की जो नीतियों का निर्माण करते हैं, कानून व्यवस्था जहां से बनती है, तो नीतियों के निर्धारण के लिए वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा का अस्तित्व है, जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि बैठते हैं और जनप्रतिनिधि बैठ करके वहां पर नीतियों का निर्माण करते हैं। तो चूंकि आज के संदर्भ में अगर हम लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो वह उस समय के सभागार जैसे रहा होगा। अर्थात हड़प्पा काल में जो सभागार मिला, मोहनजोदड़ो से सभागार का साक्ष्य में हमने कहा कि जो सभागार मिला उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे हड़प्पा काल के, कि वे एक जगह एकत्रित होते थे और वह एकत्रित होकर के नीतियों का निर्धारण करते थे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। दूसरी बात हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार का साक्ष्य मिला। अब देखिए अन्नागार का साक्ष्य मिला, अर्थात ये हुआ कि जब राज्य बड़ा है, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया है, तो प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात राज्य को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो राज्य को चलाने के लिए जब धन की आवश्यकता, तो धन कहां से आएगा? धन तो राजस्व संग्रह, जो समाज के लोगों से राजस्व का संग्रह होगा, वहीं से धन की प्राप्ति होगी। तो यह जो अन्नागार का साक्ष्य मिला मोहनजोदड़ो में, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि तत्कालीन समय में राजस्व के रूप में जो अनाज का संग्रह होता था, उस अनाज को संभवतः इस अन्नागार में रखा जाता था, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। तो यह जो प्रमाण मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के आधार पर ही कहा गया कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। अब देखिए इसके आगे हम अगर बात करें कि प्रशासन का, हम अगर ये प्रमाण की बात की, एक प्रूफ एक दिया कि सुव्यवस्थित है, एक बात बताया। दूसरी बात कि हड़प्पा काल के प्रशासन का स्वरूप क्या था। सबसे बड़ी बात कि किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, किनके द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसकी हम बात करें। अब देखिए सबसे पहला मत है वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब ये है, वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था में ये समझना है कि हड़प्पा काल में चूंकि, क्यों कहा गया ये बात ये समझ लीजिए, हड़प्पा काल में चूंकि सर्वाधिक क्रियाकलाप व्यापार वाणिज्य का हुआ, आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी अपने उत्कर्ष पर था, और इस कारण से हड़प्पा काल में समृद्धता के तो कई कारण, अगर हम देखते हैं कृषि से ही जोड़ते हैं कि अधिशेष उत्पादन हुआ, प्राइमरी सेक्टर मजबूत हुआ, उससे सेकेंडरी सेक्टर मजबूत हुआ। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जहां मजबूत होगा, वहां टर्सरी सेक्टर अपने आप मजबूत होगा। तो कहने का मतलब ये था कि हड़प्पा काल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो मजबूत हुआ, उससे टर्सरी सेक्टर अत्यधिक मजबूत हुआ, अर्थात सर्वाधिक कार्य जो हुए व्यापार वाणिज्य के हुए। चूंकि बाद के कालों में हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल की अगर हम बात करें तो देखेंगे
कि नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था में श्रेणियों की विशेष भूमिका होती थी, अर्थात व्यापारियों के संगठन को हम श्रेणी कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तत्कालीन समय की प्रशासनिक व्यवस्था, जो नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापारियों की संस्था श्रेणी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्रेणियों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाता था। तो बहुत संभव है कि हड़प्पा काल में चूंकि व्यापारिक गतिविधियां अधिक हुई थी, इसलिए उस काल में वणिक वर्ग के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाता होगा। इस मत के प्रवर्तक आर.एस. शर्मा हैं। आर.एस. शर्मा ने इस बात को कहा, आर.एस. शर्मा ने कहा कि वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी हड़प्पा काल की। दूसरी बात, यहां पर एक दूसरा मत है प्रशासनिक स्वरूप का कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। इस मत के समर्थक व्हीलर एवं मैके हैं। व्हीलर एवं मैके हैं इस मत के समर्थक। अब देखिए इन्होंने किस आधार पर कहा कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। उसके पीछे हम देखते हैं कि उसके पीछे क्या है, रीजन क्या है इनके कहने का। उसके पीछे रीजन ये है कि हड़प्पा काल में हम अगर देखते हैं कि हड़प्पा काल में हमें कैसे कह सकते हैं, हड़प्पा काल में सभागार के साक्ष्य मिले। ठीक है, हड़प्पा काल में सभागार के साक्ष्य मिले हैं। तो चूंकि अब आज के संदर्भ की अगर बात करें कि सभागार में बैठ करके हमारे जनप्रतिनिधि नीतियों का निर्माण करते हैं, तो उस समय भी सभागार का साक्ष्य मिला। इससे साफ साफ निष्कर्ष निकला कि हड़प्पा काल में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती तो जाहिर सी बात है सभागार का साक्ष्य नहीं मिलता। अर्थात जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां तो राजा का वाक्य ही अंतिम होता है, राजा ही अंतिम निर्णय देता है, तो वहां पर इस प्रकार के सभागार उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये व्हीलर और मैके का कहना है। दूसरी बात कि यहां पर एक मत है कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस मत के समर्थक पिगट महोदय हैं। पिगट ने कहा है कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब इसके लिए क्या प्रमाण पिगट जी ने दिया है, जरा पिगट जी का प्रमाण देखिए। पिगट जी का कहना है कि चूंकि हड़प्पा काल में हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य मिले, तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य मिले और वर्तमान में यह देखा गया कि देखिए दो बातें यहां पर है कि क्या क्या प्रमाण मिला है, स्नानागार, पुरोहित आवास। अब देखिए स्नानागार के बाद पुरोहित आवास, तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य मिले। और वर्तमान में भी हम अगर देखें बात करें तो ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर बगल में ही स्नानागार बने होते हैं और वहां स्नान करने के बाद लोग तीर्थ स्थल पर जाकर के दर्शन इत्यादि करते हैं। तो चूंकि हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन समय में जो स्नानागार बना था वो शुद्धिकरण के लिए था, शुद्धता को ध्यान में रखते हुए था, इसलिए उसके बगल में पुरोहित आवास भी है। तो शुद्धता को ध्यान में रखते हुए था, इसका मतलब यह है कि उस समय समाज में पुरोहित वर्ग का ही वर्चस्व रहा होगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि उस चूंकि पुरोहित स्नानागार के पूरब और उत्तर में पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला। ये हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला उसके पूरब और उत्तर में
पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय के जो पुरोहित थे वे स्नानागार में स्नान करते थे और धार्मिक क्रियाकलाप करते होंगे। अर्थात उस समय हम कह सकते हैं कि जो पुरोहित, जो स्नानागार मिला और पुरोहित आवास के साक्ष्य मिला, इससे कुछ इतिहासकार, जिसमें पिग्गत का नाम महत्वपूर्ण है, उन्होंने यह बताने की कोशिश किया है कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब अगर इसके हम कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन इसका ये हो सकता है कि ये मत तो प्रशासनिक स्थिति के स्वरूप को लेकर के विद्वानों में विभिन्न मत हैं, लेकिन अगर हम सर्वमान्य मत या जिस पर अधिकांश विद्वान एक मत है, अगर उसको माने तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक व्यवस्था वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था ही थी। तो ये आपने देखा प्रशासनिक स्थिति को। अब देखिए दूसरा सब टॉपिक है आर्थिक स्थिति। ठीक है, अब अगर इसको हम मिटा करके एक साथ अगर हम बात करें, अब देखिए इसकी आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं। ये एक थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक होगा। आर्थिक स्थिति में जब भी किसी काल की हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की बात करते हैं, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब यहां पर जो चर्चा हम करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है शिल्प एवं उद्योग और तृतीय क्षेत्र में हम चर्चा दो चीजों की करते हैं, व्यापार और यहां पर परिवहन। ठीक है, यातायात एवं परिवहन जिसको बोलते हैं। तो अब हम एक एक करके इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, दोनों प्रकार की चीजें मिलेंगी। चूंकि परीक्षा में दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, बात करते हैं कि हड़प्पा काल में कृषि की क्या स्थिति थी। तो हम कहते हैं कि हड़प्पा काल में कृषि की स्थिति उन्नत थी और अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब अच्छी खेती होती थी, पैदावार अच्छा होता था। तो अच्छी खेती होती थी, पैदावार अच्छा होता था, इसके पीछे रीजन क्या था? कोई कारण तो होगा। तो कृषि के लिए जो उपयोगी चीज है, भूमि है, सिंचाई है, कृषि की तकनीकी है, कृषि के साधन क्या है, ठीक, उर्वरक है। तो ये तमाम जो कृषि, अच्छी कृषि के लिए, अच्छे पैदावार के लिए जरूरी चीज है, ये सब के सब यहाँ पर हड़प्पा काल में मौजूद है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले मिट्टी किस प्रकार की थी, तो हड़प्पा की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी थी, इसलिए कि हड़प्पा के नगरों में प्रतिवर्ष बाढ़ आता था और बाढ़ के आने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। तो सबसे पहली बात, कृषि अर्थव्यवस्था के जो सबसे जरूरी चीज है कि मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, तो हड़प्पा के क्षेत्र में मिट्टी उपजाऊ था। दूसरी बात कि वहां पर सारे के सारे नगर जो आप देखे हैं, ये हम जो जितने नगर का नाम लिए, अधिकांश जो 7 नगर तो नदी किनारे ही है, लेकिन अधिकांश नगर की बात करें वे नदी के किनारे थे। भारत में प्राचीन काल से कृषि वर्षा आधारित है, ये तो तय है कृषि वर्षा आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ सिंचाई के साधन भी वहां पर उपलब्ध थे। अर्थात जो प्रमुख नगर थे वे नदियों के किनारे अवस्थित थे और नदियों के किनारे अवस्थित होने से उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि उर्वरक भी, चूंकि प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरक की प्राप्ति हो जाती थी, तो उर्वरक भी था। और कृषि के उपकरण के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ से
हल के साक्ष्य मिले। जैसे हम देखते हैं कि बनवाली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो बनवाली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इससे स्पष्ट है कि उस समय के लोग, हड़प्पा काल के लोग कृषि के लिए इस समय कृषि तकनीकी के रूप में हल का प्रयोग करते होंगे। तो चूंकि इतनी सारी बातों को हमने बताया कि अगर हड़प्पा काल में उपलब्ध था तो इसका मतलब कृषि का पैदावार अच्छा हो रहा था। तो हड़प्पा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा काल में जो प्रमाण मिला है कुल 9 फसल के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें अगर हम कहते हैं कि 9 फसल में जैसे गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, राई, ठीक है, ये सब के सब, मटर, ये सब के सब फसल मिले हैं। इसमें से 3 किस्म गेहूं के हैं और 2 किस्म जौ के हैं। तो 3 किस्म गेहूं के मिले, 2 किस्म जौ के मिले। कुल 9 फसल के प्रमाण हड़प्पा काल में हमें देखने को मिली। इस समय हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में जो कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति थी, उस अनुकूल परिस्थिति का अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। तो अधिशेष उत्पादन जो हुआ कृषि के लिए हम बात करते हैं, तो इस अधिशेष उत्पादन के फलस्वरूप क्या हुआ कि हड़प्पा काल में क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मजबूत हो गया तो जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी मजबूत होगा। कुछ समाज में, कुछ नगर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो गैर कृषि कार्य में लगे थे, अर्थात कृषि के लिए जो उपयोगी चीज थी उसको बनाने में लगे थे। इसका मतलब उद्योग धंधों का विकास हुआ। फिर जब कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, साथ ही साथ उद्योग धंधे लगे, उनमें वस्तुओं का निर्माण हुआ, तो अब इसके लिए एक बाजार की आवश्यकता थी और इसका मतलब क्या है कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो प्राइमरी सेक्टर के मजबूत होने से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मजबूत हुआ। तो जिस काल में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मजबूत होता है उस काल का हम कहते हैं उस काल में नगरीकरण होता है। तो चूंकि अधिशेष उत्पादन हुआ था, इस कारण से हड़प्पा काल में क्या हुआ, नगरीकरण हुआ। अर्थात यह जो नगरीकरण है वह कृषि आधारित नगरीकरण है, कृषि आधारित नगरीकरण है। तो ये आपने देखा कि हड़प्पा काल में जो अधिशेष उत्पादन हुआ था उसके विषय में, और किन किन फसलों का उत्पादन हुआ उसके विषय में हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि इस समय के प्रमुख फसल की और कुछ विशिष्ट फसल की, तो हड़प्पा काल के प्रमुख फसल में गेहूं और जौ को लिया जाता है। ये उस समय के प्रमुख फसल है। जो हमने कहा कि गेहूं के 3 किस्म और जौ के 2 किस्म के प्रमाण मिले हैं, तो प्रमुख फसल गेहूं और जौ हड़प्पा काल की 2 फसल हैं। और विशिष्ट जो फसल है हड़प्पा काल का वह है कपास। यूनानी लोग इसको सिंडोन कहे हैं, ठीक है, और इसीलिए इस क्षेत्र को सिंडन के क्षेत्र कहा जाता है। तो कपास इस समय का एक विशिष्ट फसल है जिसको यूनानी ने सिंडोन कहा है। अब ये कृषि से संबंधित जो मुख्य बातें थी उसको आपने अभी देखा, वो अब समाप्त हुआ। अब आते हैं इस समय पशुपालन। हड़प्पा काल में कई प्रकार के पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कई प्रकार के पशुओं के साक्ष्य मिले। इसमें आप देखेंगे कि इस समय का जो विशिष्ट पशु है, विशिष्ट पशु, और एक को कहते हैं संदिग्ध पशु। तो इस समय का जो विशिष्ट पशु है वो है कुबड़ वाला सांड। हड़प्पा काल का जो विशिष्ट पशु है कुबड़ वाला सांड है, इसलिए कि जो भी मिट्टी के खिलौने मिले या मुहर मिले, उन मिट्टी के खिलौने में सर्वाधिक पशुओं की जो साक्ष्य मिले उसमें कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य मिले, और मुहरों पर भी सर्वाधिक पशुओं में कुबड़ वाले सांड का चित्र अंकित मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि इस पशु की तत्कालीन समय में महत्वपूर्ण स्थिति थी। कैसे? हम वर्तमान से तुलना करते हैं कि वर्तमान में भी हम देखते हैं
कि हमारे समाज में, हमारे गांव में आज भी कोई व्यक्ति अगर कुबर वाला सांड को ले आता है तो हमारी माता और बहनें उस सांड की पूजा करने लगती हैं, इसलिए कि वर्तमान में देखते हैं कि उस पशु की धार्मिक महत्ता है वर्तमान में। अर्थात ये माना जाता है कि उस पशु की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होगी, और उस पशु की को अगर हम साथ में लेकर के चलते, जो भी व्यक्ति लेकर के गया है, और उस पशु से अगर मुझे आशीर्वाद मिल जाता है तो निश्चित रूप से हमारे सारे कार्य जो संपन्न हो जाएंगे। तो चूंकि वर्तमान में कुबर वाले सांड की हमारे समाज में धार्मिक महत्ता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह कुबर वाला सांड जो है हड़प्पा काल का एक विशिष्ट पशु था। दूसरी बात कि संदिग्ध पशु के रूप में हम उल्लेख करते हैं घोड़ा का, कि घोड़ा इस समय का एक संदिग्ध पशु है। संदिग्ध का मतलब है कि घोड़े का अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, माने स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए कि जो भी मिट्टी के खिलौने के रूप में, जो टेराकोटा फिगर, जो मूर्तिकाएं कहते हैं, छोटे छोटे खिलौने के रूप में जो पशुओं के प्रमाण मिले, उसमें घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है। तो अब घोड़ा संदिग्ध पशु के रूप में कैसे, कि सुरकोतडा से, यहाँ पर हम देखते हैं सुरकोतडा से, जो एक गुजरात में जगह है सुरकोतडा, तो सुरकोतडा से जो हमें मिला है कि घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। तो चूंकि घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, लेकिन अभी भी विद्वान एकमत नहीं है कि घोड़े का है कि नहीं है। तो इसका चूंकि घोड़े का अन्य प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए विद्वानों ने कहा कि घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का एक संदिग्ध पशु था। अब यहां पर संसाधन, प्राकृतिक संसाधन की जहां तक बात है, तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा काल में प्राकृतिक संसाधन की कमी थी हड़प्पा के क्षेत्र में, और इस कारण से प्राकृतिक संसाधन का बाहर से आयात होता था, जिससे चूंकि प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता उद्योग धंधों में थी, और प्राकृतिक संसाधन हड़प्पा के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन की कमी थी, इसलिए प्राकृतिक संसाधन का बाहर से आयात होता था, विदेशों से, जो हम कहते हैं अफगानिस्तान से, ईरान से, बलूचिस्तान के क्षेत्र से, ठीक है, गुजरात के अन्य क्षेत्रों से, राजस्थान से, इन सभी क्षेत्रों से क्या होता था, प्राकृतिक संसाधन का आयात होता था, और फिर उसके बाद उसका प्रयोग हड़प्पा के क्षेत्र में उद्योग और अन्य क्षेत्रों में किया जाता था। तो ये आप देख रहे थे, आर्थिक स्थिति में हम बात की है प्राथमिक क्षेत्र की, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन का हमने जिक्र किया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं शिल्प एवं उद्योग पे, कि चूंकि हमने कहा कि हड़प्पा काल में नगरीकरण हुआ था। नगरीकरण कैसे हुआ, तो कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ। जब अधिशेष उत्पादन होगा तो कुछ लोग गैर कृषि कार्य में लगेंगे, काम करेंगे। अर्थात अब इस समय जो उद्योग धंधों का विकास हुआ, उसके क्या प्रमाण है हमारे पास। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रमाण मिला, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में कई प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ। उसमें पहला जो हम देखते हैं, ये है कांस्य उद्योग। कांस्य उद्योग, चूंकि हड़प्पा काल को हमने पहले ही कहा है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात तांबा यहां पर उपलब्ध था। इसके पहले काल में तांबे की खोज हुई थी, और तांबा में टीन को मिला दिया गया, तो अपेक्षाकृत कठोर धातु बना, उसको कांसा कहा गया। तो हड़प्पा काल में कांस्य उद्योग लगा हुआ था। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से मिलता है इसका प्रमाण, कि मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करते हुए नारी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल जिसको कहते हैं, वह कांसे की है। कांसे की एक नारी की मूर्ति मिली है जो नृत्य करते हुए नृत्यरत है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में कांस्य उद्योग लगे हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर ताम्र उद्योग भी लगे हुए थे।
हम देखते हैं कि तांबे के उद्योग लगे थे। जैसे मोहनजोदड़ो में तांबे का एक ढेर मिला है, इसका मतलब यह है कि वहां पर ताम्र उद्योग भी लगे हुए थे। ठीक है, रोपड़ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, तो इसका मतलब वहां पर भी ताम्र उद्योग लगे हुए थे। तो ये जो प्रमाण मिले हैं, इन प्रमाणों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन उद्योगों का विकास हुआ था। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ईंट उद्योग की हम बात करें, ताम्र उद्योग के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ईंट उद्योग की बात करें, तो ईंट उद्योग हम देखते हैं कि हड़प्पा में ईंट भट्ठे का साक्ष्य मिला। कैसे हम अनुमान लगाते हैं ईंट उद्योग था यहाँ पर, कि हड़प्पा से ईंट भट्ठे का साक्ष्य मिला। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आवासीय संरचना के हमें साक्ष्य मिले हैं, उसमें ईंटों के प्रमाण मिले। जैसे हम कहते हैं कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से कच्ची ईंटों से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले। तो यह जो साक्ष्य मिले, इससे हम यह निश्चित कि नगरीकरण हुआ था, नगरों में ईंट से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले। तो इन सभी चीजों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ईंट उद्योग लगा हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं एक है वस्त्र उद्योग। इस समय हम कह सकते हैं कि सूती और रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्र बनाए जा रहे थे और इसके लिए वस्त्र उद्योग लगे हुए थे। उदाहरण के रूप में हम वस्त्र उद्योग में मुख्य वस्त्र उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हम ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का हमें छाप मिला है। मतलब एक बर्तन पर जो है सूती वस्त्र का टुकड़ा हमें मिला है, तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। इससे कह सकते हैं यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए थे। उसी तरीके से लोथल से एक मिट्टी के बर्तन पर सूती वस्त्र का छाप मिला है। तो लोथल और मोहनजोदड़ो से जो प्रमाण मिला उससे हम कहते हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए थे। ठीक है ना, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये ताम्र उद्योग, ईंट उद्योग, वस्त्र उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक है बर्तन उद्योग। इस समय जो बर्तन के हमें प्रमाण मिले हैं वो बर्तन है मिट्टी के बर्तन, अर्थात मृदभांड उद्योग। यहाँ पर हड़प्पा कालीन मृदभांड उद्योग को भी हम देखते हैं कि मृदभांड उद्योग भी था, मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे। तो यह जो मिट्टी के बर्तन का जो प्रमाण की बात करें, अगर मृदभांड की बात करें तो लोथल से मिट्टी के बर्तन का हमें प्रमाण मिला। तो लोथल से मिट्टी का बर्तन का प्रमाण मिला, इसका मतलब यह है कि इस काल में, हड़प्पा काल में मृदभांड उद्योग भी लगे हुए थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग भी लगे हुए थे। इसके साथ साथ एक है आभूषण उद्योग। तो यहां पर आप देखिए कि धौला जो आभूषण उद्योग कहां से प्रमाण मिला है। एक प्रमाण मिला है धौलावीरा से, कि धौलावीरा से हम बात करें कि धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से सोने के छल्ले का प्रमाण मिला है और धौलावीरा से तांबे की चूड़ियों का प्रमाण मिला है। तो धौलावीरा से दो चीज मिली, सोने के छल्ले और तांबे की चूड़ियां, ये धौलावीरा से हमें मिला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मतलब उस समय में क्या था कि जो यह कहा जाता है कि समाज के निम्न वर्ग के लोग थे, वे आभूषण के रूप में मनकों इत्यादि का भी प्रयोग करते थे। तो वहां से मनके बनाने के कारखाने मिले। इसका मतलब हम कह सकते हैं धौलावीरा और चन्हुदड़ो से भी प्रमाण मिला है कि उस समय में आभूषण उद्योग जो है लगे हुए थे। तो ये आपने देखा कि द्वितीय क्षेत्र की हम बात की कि किस प्रकार से शिल्प और उद्योग उस समय विकसित अवस्था में था, कैसे शिल्प और उद्योग लगे थे। ठीक है, तो ये जो है ये आपने देख लिया कि द्वितीय क्षेत्र की हमने बात किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की बात किया
कि किस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र के मजबूत होने से, कृषि के मजबूत होने से तत्कालीन समय में औद्योगिक विकास हुआ, उद्योग धंधे लगे और इस उद्योग धंधों के कारण हड़प्पा काल जो है नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। तो ये आपने देखा द्वितीय क्षेत्र को। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। ठीक है, एक के बाद एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तृतीय क्षेत्र में हम बात करेंगे व्यापार और यातायात एवं परिवहन की। तो यह कहा जाता है कि हड़प्पा काल का जो व्यापार था वह एक विकसित व्यापार था। ठीक है, हड़प्पा काल का व्यापार एक विकसित व्यापार था। इसको विकसित कैसे कहते हैं, कैसे विकसित व्यापार था, इसमें आप देखेंगे कि क्यों हड़प्पा काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। पहली बात ये, व्यापार के विकास होने के कारण की हम बात करेंगे। दूसरी बात, इनका व्यापार कहां से चलता था। तीसरी बात कि जहां से व्यापार होता था ये क्या वहां पर निर्यात करते थे, क्या वहां से आयात करते थे। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम यहाँ पर हम बात करें, इन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो व्यापार में हम देखते हैं कि इस समय कि व्यापार जो है वह व्यापार की क्या विशेषताएं थी। ठीक है ना, अर्थात हम कहते हैं व्यापार की विशेषताओं की बात करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हड़प्पा काल का व्यापार जो था एक विकसित व्यापार था। ठीक है ना, व्यापार विकसित व्यापार था। और यहाँ का जो व्यापार था विकसित होने के पीछे रीजन क्या, कैसे हम करते हैं कि कैसे विकास किया था। तो व्यापार के विकास के विकसित होने के जो कारण है, कारण ये है कि नंबर एक, कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ था। व्यापार के विकास का पहला कारण जो है कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ, जिस कारण से जब उत्पादन अधिक होगा, फसल का उत्पादन अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है उसको हम बाहर के क्षेत्र में बेचेंगे, निर्यात करेंगे, तो इससे व्यापार बढ़ेगा। दूसरी बात हम कहते हैं कि हड़प्पा काल में उद्योग धंधों का विकास हुआ था। तो उद्योग धंधों के विकास के फलस्वरूप क्या हो गया कि वस्तुओं का निर्माण शुरू हुआ। तो जो वस्तुओं का निर्माण शुरू हुआ तो उसको हम बाहर के बाजार में बेचेंगे। तो ये व्यापार जो विकसित था, कृषि का उत्पादन अधिशेष उत्पादन हुआ, उद्योग धंधे लगे, तो इसके कारण क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में जितना कृषि का उत्पादन हो रहा था, उद्योग में वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, उसके लिए एक बड़े बाजार की भी आवश्यकता थी, क्योंकि आंतरिक बाजार में सबका खपत नहीं हो पा रहा था, उसके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि अब यहां से चीजों का निर्यात होने लगा और इस कारण से व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो हम यहां पर कहें कि व्यापार विकसित अवस्था में थी, इसके पीछे जो कारण है उस कारण को बताए। और दूसरी बात, इसके आगे की बात हम ये करें कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, हमने कहा तो विकास जो हुआ था उसके क्या हमारे पास प्रमाण है, कैसे कहते हैं, क्या प्रमाण है कि हम कहें कि दूसरे देशों के साथ व्यापार हो रहा था। तो यहां पर प्रमाण के रूप में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि लोथल से हमें मेसोपोटामिया का हमें प्रमाण मिला है। व्यापार वाणिज्य मेसोपोटामिया और भारत के बीच, मतलब हड़प्पा के बीच हो रहा था। तो लोथल से मेसोपोटामिया का हमें प्रमाण मिला है व्यापार का, कि दोनों के बीच व्यापार हो रहे थे, इसलिए कि लोथल से मेसोपोटामिया की मुहर का साक्ष्य मिला, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं यहां पर कि फारस में हड़प्पा की मुहर का साक्ष्य मिला। इसका मतलब मेसोपोटामिया के साथ साथ फारस के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। और एक प्लेस है
दिलमुन एवं माकन, दिलमुन एवं माकन एक प्लेस है, तो हम कहते हैं कि दिलमुन एवं माकन जो था, ठीक है, दिलमुन बहरीन द्वीप, माकन ओमान, ये दोनों गल्फ कंट्री वर्तमान का है, कि दिलमुन एवं माकन इस समय दो महत्वपूर्ण प्लेस है जहां कह सकते हैं कि हड़प्पा के व्यापारी जाते थे और मेसोपोटामिया के व्यापारी आते थे। इसलिए कि दिलमुन एवं माकन में क्या है कि दोनों के मोहरों के हमें प्रमाण मिले हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इस समय का जो व्यापार था विकसित व्यापार था, और उस व्यापार जो विदेशों के साथ हो रहा था उसके प्रमाण को हमने बताया कि क्या प्रमाण है, कैसे हमने, जैसे मेसोपोटामिया का, फारस का, दिलमुन माकन का हमने उदाहरण प्रस्तुत किया कि वहां से एक दूसरे जो सभ्यता के हमें क्या मिले हैं, मुहर मिले हैं, और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए होंगे। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि हड़प्पा काल का जो व्यापार है, तो व्यापार यद्यपि विकसित अवस्था में है, लेकिन जितना अधिक इसको और विकास करना चाहिए था उतना विकास ये नहीं कर पाया। तो उतना विकास नहीं कर पाया, उसके पीछे कारण क्या है, अर्थात इसकी कुछ हम जब अच्छाइयां को देखें तो कुछ कमियों को देख ले, तो व्यापार उतना जितना विकास होना चाहिए तो उतना नहीं किया। उसके पीछे कारण ये है, पहली बात कि इस समय जो था धातु मुद्रा का अभाव था, धातु मुद्रा का जो क्या था, अभाव था, अर्थात धातु मुद्रा का विकास नहीं हुआ। मतलब क्या था, व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रहा था। तो जब भी व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होगा, इसका मतलब दो जरूरतमंद देशों के बीच में होगा, और वह व्यापार क्या होता है, सीमित हो जाता है। तो पहली बात ये व्यापार की कमियां कि व्यापार को जितना उत्कर्ष पर जाना चाहिए था उतना नहीं गया। उसके पीछे क्या है, धातु मुद्रा का अभाव, और इस कारण क्या हो रहा था कि व्यापार, हमने कहा कि वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रहा था, और वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार दो जरूरतमंद देशों के बीच में ही हो रहा था। दूसरी कमी की अगर हम बात करें, यहां पर बात करें, तो इस समय क्या था कि हमने पहले ही बताया है कि हड़प्पा के क्षेत्र में संसाधन का अभाव था। ठीक है, संसाधन का अभाव है, प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, इसको बाहर के देशों से संसाधन आयात करना पड़ता था। तो चूंकि संसाधन को बाहर से आयात करना पड़ रहा है, और इस समय धातु मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ, तो इस कारण से भी संसाधन उतने प्रचुर मात्रा में इनको नहीं मिल पा रहे थे जितने की इनको आवश्यकता थी। और ये उस समय की व्यापार की कुछ कमियां थी जो आपने देखा। अब देखिए, व्यापार में हमने कहा है कि व्यापार में निर्यात होता है और व्यापार में आयात होता है। ठीक है, अब देखिए, तो हड़प्पा काल से जो हम देख रहे हैं कि हड़प्पा के क्षेत्र से जो निर्यातित वस्तुएं हैं, तो मोहनजोदड़ो में विशेष रूप से हम बात करें, जो प्रमाण मिला है कि मोहनजोदड़ो में जो निर्यात यहां से हो रहा था हड़प्पा के क्षेत्र से, उसमें कृषि उत्पादित चीजें अर्थात फसलों का, अनाज का निर्यात हो रहा था, और साथ ही साथ सूती वस्त्र का निर्यात हो रहा था। तो दो चीजों में हम देखते हैं मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से, मेसोपोटामिया में हड़प्पा से जो निर्यात हो रहा था मेसोपोटामिया में, वो क्या हो रहा था, अनाज हो रहा था, और अनाज के साथ साथ सूती वस्त्र हो रहा था। तो यहां से मेसोपोटामिया की जो निर्यात, ये दो चीजें की जा रही थी। उसी तरीके से अगर हम आयात की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं कि सोना, चांदी, इन दोनों का जो आयात हो रहा है वो हो रहा है ईरान से और अफगानिस्तान से। सोना और चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से हो रहा है। इसके साथ साथ टीन का भी आयात ईरान और अफगानिस्तान से ही हो रहा था, वहीं से टीन भी आ रहा था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तांबा की बात करें, तो तांबा का जो आयात हो रहा है वो राजस्थान से है, खेतड़े के खान से। गणेश्वर संस्कृति, ताम्रपाषाण काल में अपने गणेश्वर संस्कृति को देखा था, तो तांबा का जो आयात हो रहा है वो राजस्थान से हो रहा है। और सिलखड़ी पत्थर, जिसका काम, जिससे क्या हो रहा था कि उस समय के मोहरे बनाई जा रही थी, तो सिलखड़ी जो है,
सिलखड़ी का आयात जो हो रहा है वो बलूचिस्तान से और गुजरात के क्षेत्र से। तो ये जो आयात हो रहा था, यहां से इसका आयात हो रहा था। और मुख्य रूप से हड़प्पा के क्षेत्र से हम देखते हैं कि मतलब अनाज और अनाज के साथ साथ सूती वस्त्र और इसके साथ साथ कुछ उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भी निर्यात होता था। तो ये आपने देखा व्यापार के विषय में, जो पहले की वीडियो को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाए, व्यापार की चर्चा हम समाप्त किए। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा के क्षेत्र में परिवहन के रूप में किस किस चीज का प्रयोग होता था। तो यातायात एवं परिवहन जो था वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का इस समय प्रयोग हो रहा है। हड़प्पा काल में स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग होता था। दोनों मार्गों से व्यापार हो रहा है, स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से व्यापार हो रहा था। यातायात के रूप में लोग प्रयोग करते थे। इस समय रथगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था। स्थल मार्ग में रथगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था और गाड़ी में पहिए लगाए जाते थे और ये पहिया जो होता था वो ठोस होता था। ध्यान रखने की बात है कि गाड़ी में पहिए लगाए जाते थे और पहिया ठोस आकृति का होता था। धौलावीरा से पहिए का साक्ष्य मिला, गाड़ी में पहिए का साक्ष्य मिला और वो पहिया ठोस आकृति का था। तो स्थल मार्ग से जो यातायात हो रहा था उसमें रथगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि जल मार्ग से भी इस समय लोग यातायात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके उदाहरण में हम देखेंगे कि हम कैसे कहते हैं कि लोथल से एक मुहर मिला है, उस पर बंदरगाह का चित्र अंकित है। सुतका गेंडोर में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से जो एक मुहर मिला है उस पर नाव का चित्र अंकित है। तो यह जो बंदरगाह का प्रमाण मिला, यह जो नाव का चित्र अंकित मिला, इससे हम यह अनुमान लगाए कि हड़प्पा काल के लोग जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने में नाव का सहारा लेते थे, जो बंदरगाह और नाव के प्रमाण से हम आपको बताए। तो इस प्रकार से हम ये आर्थिक स्थिति के विषय में आर्थिक क्षेत्र के तीनों जो क्षेत्र हैं आर्थिक स्थिति में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों की हमने चर्चा किया। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में हम एक अगले टॉपिक की बात करें, सामाजिक स्थिति। क्योंकि हमने पहले ही कहा है आपसे कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र वैचारिक होता है, इसके लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। लेकिन हड़प्पा काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इस समय की सामाजिक स्थिति के विषय में अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सामाजिक स्थिति थी इस समय की। अब देखिए क्या है कि अब हम इस समय की जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिला है उससे क्या क्या अनुमान समाज के विषय में लगाया जा सकता है। अब देखिए इस समय की समाज की क्या विशेषताएं थी, इससे हम समझ लेंगे कि किस प्रकार का समाज था। नंबर एक बात हम लेकर चलते हैं कि हड़प्पा काल में समाज में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व था। जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला उससे समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि पुरोहित वर्ग का साक्ष्य मिला, व्यापारी वणिक वर्ग का साक्ष्य मिला। जैसे हम श्रमिक आवास, हड़प्पा में जो श्रमिक आवास मिला है उससे निम्न वर्ग का श्रमिक वर्ग का साक्ष्य मिला। लेकिन कहीं से भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में जो योद्धा वर्ग का साक्ष्य मिला हो। अर्थात अगर हम बात करें कि समाज का वर्गीकरण की बात करें तो तत्कालीन समाज जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला उसके आधार पर 3 वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक पुरोहित वर्ग का अस्तित्व था,
दूसरा वैश्य वर्ग का अस्तित्व था और तीसरा निम्न वर्ग का अस्तित्व था। श्रमिक आवास से, हड़प्पा में जो श्रमिक आवास मिला उससे निम्न वर्ग के अस्तित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो यह जो है पहली विशेषता में हमने कहा कि समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जो कि आपने देखा जिसके प्रमाण के रूप में बताया, लेकिन उसमें कहीं से भी योद्धा वर्ग अर्थात क्षत्रिय वर्ग का हमें प्रमाण देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि हड़प्पा कालीन समाज जो था वह मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज था मतलब ये कि जो हड़प्पा काल में टेराकोटा फिगर मिला, मूर्तिकाएं मिली हैं, उन मूर्तिकाओं में पुरुष मूर्तिकाओं की संख्या कम है और स्त्री मूर्तिकाओं की संख्या अधिक है। तो इतिहास में एक परंपरा है, जब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है तो उसमें एक परंपरा है कि जिसका साक्ष्य अधिक होगा समाज में उसकी स्थिति मजबूत होगी। तो चूंकि स्त्री साक्ष्य की बहुलता है, चारों ओर जो हमें प्रमाण मिले उसमें स्त्री मूर्तिकाओं की संख्या अधिक थी, इसलिए यह कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था। दूसरी बात हम कहते हैं कि समाज जो हड़प्पा कालीन समाज जो था वह शांतिपूर्ण समाज था। जो हमें प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि समाज में संघर्ष का वातावरण रहता था। उस प्रमाण से हम यह चारों ओर चूंकि शांति व्यवस्था कायम थी। कैसी शांति व्यवस्था कायम थी? तो चूंकि विकसित व्यापार का प्रमाण मिला, तो जहां पर भी व्यापार वाणिज्य आसानी से हो रहा है, समाज में चारों ओर व्यापार आर्थिक गतिविधियां हो रही है, तो आर्थिक गतिविधियों के लिए तो पहला कंडीशन है कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो। आज के संदर्भ में अगर बात करें, हम देखते हैं कि जहां पर जिस कंट्री में भी जिस कंट्री में हम देखें समाज में शांति व्यवस्था नहीं है, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, अफगानिस्तान का उदाहरण लीजिए, तो वहां पर क्या है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं है। जब शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी तो आर्थिक गतिविधियां कम होगी, इस कारण से वहां पर आर्थिक संकट है। तो वर्तमान की स्थिति से अगर हम तुलना कर उस समय की बात करें तो हम देखते हैं कि चूंकि समाज में चारों ओर व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, समृद्धशाली समाज था, इसका मतलब वहां पर शांति व्यवस्था उस समाज में कायम थी, संघर्ष की स्थिति नहीं थी। दूसरी बात हम कहते हैं यह समाज जो था वह समृद्धशाली समाज था। ठीक है, समृद्धशाली समाज था। इसको कैसे, किस प्रमाण के आधार पर कहते हैं? देखिए, समृद्धशाली समाज था इस आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा काल में जो मानव की मूर्तियां मिली है, मूर्तिकाएं छोटा छोटा टेराकोटा फिगर के रूप में मिली है, जो मूर्तिकाएं मिली है उन मूर्तिकाओं के साक्ष्य से यह हमें बोध होता है या देखने को मिलता है कि स्त्री के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो जिस समाज में स्त्री के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहने, जिस परिवार में ऐसा हो, इसका मतलब वह समाज और वह परिवार जो समृद्धशाली समाज और समृद्धशाली परिवार है। इसके साथ साथ हम देखते हैं आगे चल करके जब हम इसकी सांस्कृतिक स्थिति की बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की कलात्मक गतिविधियां हुई थी। तो जिस समाज में, जिस काल में, हम कहते हैं जिस राज्य में, जिस परिवार में, जिस समाज में कला के क्षेत्र में काम होगा, इसका मतलब यह हुआ कि सरप्लस मनी है। सरप्लस जब मनी रहता है तभी लोग ये कलात्मक क्षेत्र में अपना दिमाग लगाते हैं, अपने पैसा लगाते हैं। तो चूंकि हड़प्पा काल हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की कला का विकास हुआ, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह समाज जो है समृद्धशाली समाज था। तो यदि इसकी विशेषताओं की हम बात किए और विशेषताओं के को हम उल्लेख किए हैं, लेकिन इस समाज की कुछ कमियां भी थी। जो प्रमाण मिला है उस प्रमाण से हम इस समाज की कमियों के विषय में भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कमियां थी। अब देखिए, उससे कमियों के विषय में अनुमान लगाइए। अब जो समाज जो हमें प्रमाण मिला पुरातात्विक साक्ष्य से, उससे अब हम इस समय के सामाजिक स्थिति की, मतलब समाज की विशेषताओं को तो देखिए, लेकिन अब समाज की कमियों को देखिए। अब क्या है कि समाज में
तत्कालीन समाज में असमानता व्याप्त थी। पहली बात कि तत्कालीन समाज में असमानता व्याप्त थी। इसको कैसे, किस आधार पर, किस प्रमाण पर कहते हैं हम? इस आधार पर कहते हैं कि जो हड़प्पा काल के जो नगरों के साक्ष्य मिले हैं, एक आध दो नगर अपवाद है जिसको छोड़ दें, तो अधिकांश नगर दो भागों में बटे हुए थे। एक को कहा गया नगर टीला, एक को कहा गया दुर्ग टीला। तो इस प्रकार से नगर में जो डिवीजन हुआ, इसका मतलब सामाजिक असमानता है। उच्च वर्ग के लोगों के लिए अलग आवास बना हुआ है और सामान्य जनता के निवास के लिए अलग आवास बना हुआ है। दूसरी बात, जो आवासीय संरचना है उससे भी हमें असमानता का बोध होता है। ऐसे श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले। तो यह जो है समाज में कहा कि हड़प्पा कालीन समाज में असमानता थी। दूसरे प्रमाण के रूप में लिखते हैं, असमानता की बात अगर करें दूसरे प्रमाण के रूप में, कि इस समय जो आभूषण के प्रमाण मिले हैं वे आभूषण अलग अलग तरीके के, अलग अलग धातु के बने हुए थे। जैसे सोने, चांदी, तांबा, टीन के आभूषण के प्रमाण मिले। इसके साथ साथ आभूषण के रूप में हम लिखते हैं कि चर्ट, गोमेद और पकी हुई मिट्टी से भी लोग आभूषण बनाते थे। तो चूंकि अब देखिए कि जो सोने, चांदी, तांबे सबके, टीन सबके आभूषण मिले हैं, पकी हुई मिट्टी के आभूषण मिले, मतलब जो समृद्ध है, अधिक समृद्ध है वो सोना का पहनेगा, उससे कम समृद्ध है चांदी का पहनेगा, और ऐसे ऑर्डर में हम नीचे मिट्टी तक चले आएंगे। तो यह जो दर्शा रहा है कि तत्कालीन समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त थी। इस कारण से हम इस तरह के जो हमारे पास जो प्रमाण मिले हैं, इस तरह के प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात, हम यहां पर सामाजिक कमियों की अगर हम बात करें कि समाज में, तत्कालीन समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन था। जैसे सती प्रथा एक सामाजिक बुराई है। वर्तमान में ये अगर बात करें या हम हर एक काल की, तत्कालीन समय की बात करें, जब भी किसी समाज में सती प्रथा का उल्लेख हुआ, सती प्रथा के प्रचलन की बात हुई, इसका मतलब उस समाज, वह समाज जो है और मतलब उन्नतशील समाज नहीं है, समाज की कमी है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि लोथल में 3 और कालीबंगा में 1 युगल समाधान का साक्ष्य मिला, तो इसका मतलब यह है युगल समाधान का साक्ष्य मिला। इससे यह अनुमान लगाया गया कि उस समय के समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, एक सामाजिक बुराई है। दूसरी बात हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। अर्थात कैसे इसको देखिए कि मकान के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गली की ओर खुलते थे। सभी नगरों में एक समान ये बात देखने को मिला कि मकान के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुल रहे हैं। इसका मतलब दो बातें हो सकती है। एक तो तत्कालीन समय में पर्दा प्रथा का प्रचलन रहा होगा, जो लोग इस कारण से अपने दरवाजे और खिड़कियों को गली में खोलते थे। दूसरा जो अनुमान लगता है कि पर्यावरणीय समस्या को लेकर भी हुआ होगा, लेकिन अधिकांश विद्वान कह रहे हैं कि मकान के दरवाजे और खिड़कियां चूंकि मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गली की ओर खुल रहे थे, इसका मतलब है तत्कालीन समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की जो अगला सब टॉपिक है सामाजिक स्थिति, वो अब समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।